नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन भारत के क्रम में इस क्रम से अगला वीडियो, जो उत्तर वैदिक काल के बाद का वीडियो है। और इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और उसी क्रम में वैदिक काल, उसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की वीडियो को कवर कर चुके हैं। और आज उसके बाद हमारा जो आता है क्रम में, वह हमारा महाजनपद आता है। तो आज हम लोग उस महाजनपद को कवर करेंगे। दोस्तों, आज इस महाजनपद के बारे में चर्चा करने से पहले यह जानकारी देना चाहता हूँ कि उस समय जब लोहे की खोज हुई 1000 BC में, तो उस लोहे की खोज ने आर्थिक क्रांति ला दी थी और आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज़ी से होने लगी थी। जब लोगों में आर्थिक प्रगति काफ़ी तीव्र गति से होने लगी, तो उसने लोगों के उस समय के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया, जिसमें हमारा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, जितने प्रकार के जीवन होते थे, उन सभी को उस लोहे की प्रगति से जो आर्थिक वृद्धि हुई थी, उससे वो सारे जीवन प्रभावित हुए। और आज उसी लोहे की जो खोज के कारण जो प्रगति हुई थी, आज उसी के क्रम में हम लोग, जब महाजनपदों का विकास होता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग महाजनपद को आज पढ़ेंगे। दोस्तों, उस समय जब मैंने बताया था उस वीडियो में कि जब लोग वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कबीले जीवन जी रहे थे, तो जब कबीला लोग बनाकर रहते थे, तो उस समय राजतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन इस काल में जब आते आते राजनीतिक जीवन को गति मिली और जो कबीला होता था उसका आकार बढ़कर जन का आकार ले लेता है। और जब वही जन आगे बड़ा हो जाता है, तो वह जनपद बन जाता है। और जब जनपद का आकार और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वह धीरे धीरे महाजनपद की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आज हमारा जो वीडियो होगा वो महाजनपद के बारे में होगा। उस महाजनपद से हमें 16 प्रकार के महाजनपद देखने को मिलते हैं और उनकी कितनी राजधानियाँ थी, कहाँ कहाँ वह स्थित थी। आज उन सभी बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु आता है कि महाजनपद की शुरुआत किस प्रकार से हुई और इसका समय क्या था। तो 6वीं शताब्दी BC में आर्थिक राजनीतिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि उस समय जब लोहे की खोज हुई, तो उसने आर्थिक जीवन को काफ़ी गति दी, क्योंकि लोहे की खोज ने उस समय क्रांति ला दी थी। और मनुष्य ने जो राजनीतिक या सामाजिक जीवन जी रहा था, उसमें उसने कृषि को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। और पशुपालन, जो पहले प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था, वह जाकर द्वितीयक व्यवसाय बन जाता है। और जो कृषि था, वह लोहे की खोज से इतना विकसित हो गया कि वह लोग उसे व्यावसायिक तौर पर प्राथमिकता देने लगे। और उसी कृषि से मनुष्य के पास काफ़ी आर्थिक समृद्धि आ गई। और उसी के द्वारा मनुष्य ने फिर उस समय के राजनीतिक जीवन जीना शुरू किया। वहाँ पर राजाओं का विकास होने लगा, उनकी शक्तियाँ बढ़ने लगी। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि जब राजनीतिक शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं, तो वही कबीला जाकर जन का आकार ले लेता है। और जब जन का आकार बड़ा हो जाता है, तो वह जनपद का आकार ले लेता है। और वही जनपद जब और बड़ा बन जाता है, तो वह महाजनपद का आकार ले लेता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उस समय की धीरे धीरे की जब आर्थिक वृद्धि होने लगी थी, तो वह सामाजिक जीवन को विस्तृत करते जा रही थी और एक नई सभ्यता से हमें परिचित कराती जा रही थी। उसी के अंतर्गत हमें वहाँ से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसको आज हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और ये जो 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है, वह कहाँ से मिलती है। तो 16 जनपदों की जो जानकारी मिलती है, वह अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो भगवती सूत्र है वह जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछेगा आपसे कि भगवती सूत्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो भगवती सूत्र की हमें जानकारी जैन धर्म से मिलती है। और जो अंगुत्तर निकाय की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वह हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। और अगर यदि प्रश्न पूछ ले कि महाजनपदों की हमें जानकारी कहाँ से मिली, तो वह हमारी हो जाएगी
अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जो कि महाजनपद काल का अंग है। दोस्तों, इसी काल में जब मनुष्य की आर्थिक समृद्धि हुई तो वहाँ पर दो प्रकार के जीवन जीने देखने को मिलते हैं। एक थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें शासन राजा द्वारा किया जाता था, और एक थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें शासन गण अथवा संघ द्वारा किया जाता था। राजतंत्र में जो व्यवस्था होती थी वह वंशानुगत पद द्वारा राजा के लोगों द्वारा चलाया जाता था, और उसमें जो निर्णय दिए जाते थे वह राजा के द्वारा ही दिए जाते थे। वहीं अगर हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखते हैं तो उस समय कई जो 16 महाजनपद हमें मिले हैं उनमें से कई जगह गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी चल रही थी, और उसमें शासन और संघ द्वारा शासन चलाया जाता था। वह पूर्णतः वंशानुगत पद पर आधारित नहीं था। उनकी सहायता के लिए कई सारे लोग होते थे, और सभी के सलाह मशवरे के अनुसार ही उस समय निर्णय और न्याय दिया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा महाजनपद के अंतर्गत कि 6ठी शताब्दी के आसपास राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है, और जो हमारा छोटे रूप में कबीला होता था उसका जब विकास हुआ तो वह जनपद बनता है, और जब जनपद बन जाता है और जब उसका ज़्यादा विकास होता है तो वह महाजनपद का आकार ले लेता है। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है, जो कि 16 महाजनपदों की जानकारी मिली है, और वहीं राजतंत्रात्मक व्यवस्था और गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद आइए चलिए हम शुरू करते हैं। इन महाजनपदों की राजधानियाँ क्या क्या थी, उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, जिनको आज हम इस नाम से जानते हैं, और उसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके पढ़ने के लिए हम लोग इसे अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मगध की। मगध क्षेत्र, यह क्षेत्र उस समय का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था, और यहीं से आप लोगों ने अभी आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि यहाँ पर अशोक, मौर्य, बिंबिसार और हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी वो यहीं से हुई थी। यह उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद पाया गया था, और इसकी जो राजधानी थी वह राजगृह थी, और जिसको आज हम लोग वर्तमान में पटना गया के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे महाजनपद के बारे में। तो यह दूसरा महाजनपद अंग था। दोस्तों, दूसरा महाजनपद जो कि बिहार में पड़ता है वह था हमारा अंग, और उसकी अगर राजधानी की हम बात करें तो वह चंपा थी, जिसकी आज वर्तमान स्थिति अगर हम बात जानते हैं तो वह है भागलपुर में। और यहाँ पर तीसरा संघ पड़ता है या तीसरा महाजनपद है जो हमारा बच्ची है। इसकी राजधानी वैशाली, और इसका जो क्षेत्र था वह तिरहुत क्षेत्र था, जो कि सबसे प्रथम गणतंत्र उस समय का था। तो दोस्तों, बिहार में मुख्य रूप से यही 3 महाजनपद पाए गए थे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो सब वज्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक ऐसा जनपद था जहाँ पर सबसे प्रथम गणतंत्र व्यवस्था मिली थी, और यह 8 महाजनपदों को मिलाकर या 8 जनपदों को मिलाकर इस वज्र महाजनपद की स्थापना की गई थी, और इसका जो क्षेत्र था वह तिरहुत क्षेत्र था। तो यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे पहला जो गणतंत्र था वह किस महाजनपद के अंतर्गत पाया गया था, तो वह हमारा वज्जी हो जाएगा। उसके बाद बिहार में पढ़ने के बाद हम लोग आगे आते हैं कि आगे हमारे कौन से महाजनपद पढ़ते हैं। तो हमारे मुख्य रूप से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, और 3 महाजनपद जो हमारे पढ़ते हैं वह बिहार में पढ़ते हैं। तो हमें इन दोनों को आसानी से याद कर लेना है। उसके बाद बाकी अलग अलग जो हैं वो एक एक करके अलग अलग राज्यों में मिले हैं, तो उनको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस तरह डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हम इसे काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर काशी की। तो काशी के बारे में अगर हम बात करें, जो कि आज वाराणसी में है, और इसकी राजधानी उस समय भी वाराणसी ही थी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कौशल के बारे में। तो कौशल जो श्रावस्ती क्षेत्र था, और इसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत दोनों थी। इसकी राजधानी के बारे में हम बात करें तो साकेत जो कि उत्तर की ओर पड़ता था, और जो श्रावस्ती था वह दक्षिण की ओर पड़ता था। और इसकी आज वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो यह फैजाबाद क्षेत्र में पड़ता है।
आगे दोस्तों हम इसके बारे में अगली ये महाजनपद भी और देखें तो यह मल्ल महाजनपद था। मल्ल महाजनपद की जो उस समय राजधानी थी वह कुशीनगर थी, जिसको आज हम लोग देवरिया क्षेत्र में जानते हैं। देवरिया क्षेत्र जो कि बुद्ध से रिलेटेड है, उनके महापरिनिर्वाण से रिलेटेड है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पढ़ा जाता है, परीक्षा में से कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह कौन सा महाजनपद है जहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वह हमारा मल्ल महाजनपद होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगले महाजनपद की, तो अगला महाजनपद हमारा वत्स होगा, जिसकी राजधानी हमारी कौशाम्बी हो जाएगी। और यह जो वर्तमान क्षेत्र है यह प्रयाग का क्षेत्र है। तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसके बाद जो अगला हमारा महाजनपद पड़ता है वह कुरुक्षेत्र, और इसकी जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आज हम लोग वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो कि भारत देश की राजधानी है। और यह क्षेत्र महाभारत में काफ़ी चर्चित रहा है। महाभारत में इसकी कई बार चर्चा की जा चुकी है, जिसे कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह उस समय काफ़ी विस्तृत होता था। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर पांचाल के बारे में, तो पांचाल जिसकी राजधानी उस समय अहिच्छत्र थी, और इसके बारे में बात करें तो यह उस समय के राजाओं का काफ़ी विस्तृत क्षेत्र होता था। और उसके बाद अगर आता है हमारा अगला महाजनपद, जिसकी राजधानी जो सूरसेन के नाम से जानते थे जिसे, और आज उसकी वर्तमान स्थिति जो है मथुरा क्षेत्र, या उसकी राजधानी जो थी उस समय मथुरा थी। आगे हम लोग आते हैं आखिरी जो उत्तर प्रदेश से मिला महाजनपद है वह चेदी जनपद था, और इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती, ये दोनों नाम आपको परीक्षा मिल जाएंगे, तो हमें दोनों नाम याद रखने हैं कि चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो वह है हमारी सुक्तिमती या सोतिवती थी। और यहीं से इसी महाजनपद से एक जुड़े हुए राजा का आपने नाम कई बार सुना होगा, जो कि शिशुपाल थे। और इन्हीं शिशुपाल की जो हत्या श्री कृष्ण जी ने की थी, और इसकी चर्चा परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न बनाए जा चुके हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 महाजनपद बिहार में और 8 महाजनपद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पढ़े। चलिए आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह, अंग जनपद की राजधानी चंपा, वज्र की वैशाली, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती जो कि फैजाबाद में है। आगे है मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। उसके बाद आता है हमारा सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, और अगली हमारी जो राजधानी महाजनपद था चेदी महाजनपद था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के महाजनपदों को आसानी से याद कर लिया। आशा करता हूँ कि इनकी राजधानी भी आपको आसानी से याद हो गई होंगी। अगर ये दोनों बिंदु याद कर लिए तो इनके जो मुख्य बिंदु थे उनसे रिलेट करके इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हमारा अगला कौन सा महाजनपद था, तो हमारा अगला महाजनपद था अवंती, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र से पड़ता था। 2 राज्य हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला महाजनपद पड़ता है वह मध्य प्रदेश से अवंती में पड़ता है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और इसे हम लोग महिष्मती के नाम से भी जानते हैं। यह कहीं कहीं परीक्षा में आपको उज्जैन दे देगा राजधानी में, या तो दे देगा आपको महिष्मती, तो आप लोगों को दोनों नाम याद होने चाहिए। इसकी वर्तमान स्थिति आज मध्य प्रदेश में है। और यहीं से आगे हम लोग बात करते हैं कि इस समय यहाँ पे एक राजा थे चंडप्रद्योत, जिनकी सेवा में जीवक वैद्य को भेजा था बिंबिसार ने, तो आप लोगों को ये भी याद हो जाएगा काफ़ी आसानी से। उसके बाद आता है मत्स्य जो कि राजस्थान का क्षेत्र था। राजस्थान में इसकी राजधानी जो उस समय थी वह विराटनगर थी। तो हमारा जो अगला महाजनपद है वह मत्स्य महाजनपद है, जिसकी राजधानी इस समय विराटनगर थी। और आज अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो यह हमारा उस समय जयपुर में था, जयपुर में पड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं अस्मक की। अस्मक जो कि हमारा एकमात्र ऐसा स्थल है या एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण क्षेत्र में पाया गया पूरे भारत में।
अब बाकी हमारे जो अधिकतर महाजनपद मिले हैं वह उत्तर भारत में मिले, लेकिन यही एक ऐसा एकमात्र महाजनपद था जो कि हमारा दक्षिण भारत में पाया गया और इसकी स्थिति जो वर्तमान में है वह इस समय आंध्र प्रदेश में की गई है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि अस्मक जो कि दक्षिण में पड़ता है और इसकी राजधानी उस समय पोतन या पोटली थी, और इसकी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 महाजनपद जो कि अलग अलग राज्यों से थे उन्हें कवर किया, और उसके बाद ये 2 मुख्य स्पेशल थे जिनको हमने सबसे लास्ट में लिखा है। ये 2 एक ऐसे महाजनपद पाए गए जो कि भारत से बाहर पाए गए, अर्थात विदेश में पाए गए, जो कि उस समय विदेश नहीं, ना कि भारत का ही हिस्सा था। और यहाँ पर कम्बोज की अगर हम बात करें तो यह उस समय का सबसे दूर स्थित महाजनपद था। और गांधार की अगर हम बात करें तो तक्षशिला जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो वह हम लोगों को पाकिस्तान में पड़ता था, लेकिन उस समय यह भारत का ही क्षेत्र होता था। उस समय से हम राजधानी की बात करें तो कम्बोज जो कि महाजनपद की राजधानी उस समय राजपुर या हाटक थी, और गांधार की अगर हम लोग बात करें तो उस समय राजधानी तक्षशिला थी, जो कि हमारा सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और इस प्रकार हम लोगों ने 16 महाजनपदों को एक एक सीरियल वाइज कवर किया। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो अवंती, राजस्थान में अगर हम बात करें तो मत्स्य, दक्षिण में जो हमारा एकमात्र स्थल था वह अस्मक था, और उसके बाद जो भारत में हमारे विदेश में पाए गए वह हमारे जो भारत से आज वर्तमान स्थिति से बाहर हैं, उसमें हमारा कम्बोज और गांधार आ जाएगा, जिसकी कम्बोज की राजधानी हाटक और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये 2 स्थल भारत से बाहर पाए गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने उस समय जो हमारे महाजनपद मिले थे, जिनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिली, उसको हम लोगों ने एक एक कर कवर किया, उनकी राजधानी को देखा, उनकी वर्तमान स्थिति को देखा, और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको देखा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इतिहास को समझने में आसानी हो रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स।